मेरा नाम अदिति है। मेरी विधवा नंद जो मेरे ससुराल में ही रहती थी, आज उसकी खैर नहीं थी, क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी जो की थी। मेरे पति ने अपनी बहन के कमरे का दरवाज़ा गुस्से में एक ही झटके से खोल दिया और अंदर जाते ही उसकी बाजू पकड़कर उसे धक्के देकर घर से निकालने लगा। मेरी नंद रोते हुए कांपती आवाज़ में बोली, ऊपर वाले के लिए भाई ऐसा मत करो, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। मैं हर समय अपने पति के सामने अपनी नंद की बुराइयां करती थी और कहती थी कि तुम्हारी बहन हम दोनों का रिश्ता खत्म करवा के इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। मेरे पति ने गुस्से में अपनी माँ जैसी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया। मैं खुश हो गई और नंद वाला कमरा मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए सेट कर दिया। नंद के घर से जाने के बाद मुझे ऐसा लगता था जैसे घर की सारी हुकूमत मेरे हाथों में आ गई है। मैं बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मेरी बुराइयों का सिला मुझे कुछ इस तरह मिलेगा, जब मेरा अपना ही शरीर बिल्कुल। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी, लेकिन मुझे अकेले रहना बहुत पसंद था। मुझे जॉइंट फैमिली का शोर बहुत ज़्यादा परेशान करता था। मैं हमेशा अपनी माँ से कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी किसी के घर से बर्तनों की आवाज़ें आती हैं। इस घर में कभी शांति रहेगी या नहीं? मेरी माँ कहती थी कि तुम पागल हो, हम सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर रहने में ही हमेशा भलाई है। मुझे माँ की इन फालतू बातों का समझ ही नहीं आता था। मैं तो अकेली और शांत जिंदगी गुजारना चाहती थी। फिलहाल मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया था जिसने मुझे खुश कर दिया था। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और अब घर में मेरा ही नंबर था, तो ये रिश्ता खुद ही चलकर हमारे घर आया था। मेरे परिवार में लगभग सभी लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो मैं भी खुश हो गई थी। लड़का स्मार्ट था और अच्छी नौकरी करता था। मेरे होने वाले पति का नाम अभिजीत था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उनकी एक बड़ी बहन के अलावा इस दुनिया में उनका और कोई भी नहीं था। अभिजीत की बड़ी बहन राखी ने ही उनको माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। सुना था कि उनकी शादी तब हो गई थी जब वो 18 साल की थी और उस समय अभिजीत की उम्र 12 साल थी। राखी दीदी को हमेशा ही अपने छोटे भाई की बड़ी फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि उन्होंने अभिजीत का बहुत ख्याल रखा था। राखी दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों का कहना था कि राखी, तुम शादी कर लो, तुम्हारी अभी शादी की उम्र है और तुम्हारे अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। अगर तुम्हारी शादी की उम्र निकल गई और तुम अपने भाई का ख्याल करती रह गई, तो सारी जिंदगी तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं होगा। राखी दीदी अपने भाई की वजह से बहुत फिक्रमंद थी और वो सोचती रहती थी कि मेरे जाने के बाद अभिजीत का क्या होगा। इसलिए उनके रिश्तेदारों ने उनकी शादी उनके घर से ज्यादा दूरी पर नहीं, बल्कि पीछे वाले मोहल्ले में ही करवा दी थी, जहां से राखी दीदी जल्दी जल्दी अपने भाई से मिलने के लिए आती रहती थी और कभी कभी तो अपने भाई को अपने घर बुला लिया करती थी। शादी के बाद उन्हें अभिजीत की ज्यादा टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि वो उसके लिए खाना भेज देती थी और मायके जाकर उसके सारे काम भी कर देती थी। राखी दीदी की शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म पर उनके ससुराल वाले उनको बहुत बुरा भला कहने लगे और तब से ही राखी दीदी की जिंदगी में संकट आने शुरू हो गए। उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करते थे। पति शराब पीकर मारता पीटता था। वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती थी, मगर जब एक दिन उनके पति ने उनकी इकलौती बेटी श्रिया पर हाथ उठाया, तो राखी दीदी के लिए उस घर में रहना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तब से ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो उस घर में नहीं रहेंगी और फिर उन्होंने तलाक ले ली थी। वो अपनी बेटी को लेकर मायके में रहने लगी थी। वक्त गुजरता गया और इस बात को पूरे 10 साल गुजर गए। अभिजीत ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उनकी अच्छी नौकरी भी लग गई। अब वो अपने भाई की शादी कर देना चाहती थी। लोगों ने उनसे बहुत कहा था कि तुम चाहो तो दोबारा शादी कर सकती हो, तुम अभी जवान हो। लेकिन राखी दीदी का यही कहना था, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी तो माता पिता के बिना गुजरी है। मैं जानती हूँ कि माता पिता के बिना जिंदगी कितनी कठिन हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी के सामने दूसरा बाप लाकर मैं उसकी जिंदगी भी कठिन कर दूं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने भाई और अपनी बेटी के नाम कर दी थी। ये उन दिनों की बात है जब अभिजीत की दीदी उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी और इत्तेफाक से मेरे माता पिता भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ रहे थे। जैसे ही पंडित जी ने अभिजीत की बहन को बताया
कि आगे वाली गली में रहने वाले धर्मेंद्र जी की बेटी बहुत ही सुंदर है। राखी बहन, आप क्यों इधर उधर अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रही हो? रिश्ता तो अपने ही मोहल्ले में मौजूद है। वो बहुत ही संस्कारी और इज्जतदार लोग हैं। राखी दीदी दिलचस्पी से बोली, अच्छा पंडित जी, ऐसा है तो मुझे बताइए कि लड़की कैसी है? क्या आपने लड़की को देखा है? पंडित जी ने कहा कि हाँ हाँ बहन, मैंने लड़की को देखा है। उसके पिता ने भी मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दे रखी है और कहा है कि मैं कोई अच्छा रिश्ता उन्हें बताऊं। मुझे तो लगता है कि उनकी बेटी के लिए और आपके भाई के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। लड़की सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी और सुशील भी है। वो बच्ची मेरी आंखों के सामने ही पली बड़ी है। मैं उन लोगों के घर पूजा पाठ करने अक्सर जाता रहता हूँ। आगे गली के नुक्कड़ वाला घर ही उनका है। अगर आप कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। वैसे अभिजीत की और उस लड़की की कुंडली भी आपस में मिलती है। वो लोग भी अपनी बेटी की शादी जल्द ही कर देना चाहते हैं। ऐसा न हो कि ये रिश्ता हाथ से निकल जाए। राखी दीदी ने कहा कि नहीं नहीं पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे चलाइए। बाकी जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। बस मुझे तो अपने भाई के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी इज्जत दे और इस घर को अपने शुभ कदमों से रोशन बना दे। पंडित जी ने कहा, रे राखी बहन, ये कैसी बातें कर रही हो? जैसा आजकल का दौर चल रहा है, वो लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ और आज ही धर्मेंद्र जी से इस रिश्ते के बारे में बात करूँगा। राखी दीदी बोली कि हाँ हाँ ज़रूर, बस जल्दी से आप बात चलाइए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई की शादी हो जाए। मैं जल्द से जल्द इसकी जिम्मेदारी से फ्री हो जाना चाहती हूँ। शाम को जब अभिजीत काम से घर वापस आए थे, राखी दीदी तो पहले ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो बोली, अभिजीत, पंडित जी ने तुम्हारे लिए मुझे एक लड़की बताई है। अभिजीत ने तौलिया से हाथ साफ करते हुए कहा कि ठीक है दीदी, देख लीजिए, मैंने तो सब कुछ आप पर ही छोड़ रखा है। आप जिससे कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। श्रेया पास बैठी खुश हो रही थी और कहने लगी कि वाओ, मामा जी की शादी होगी मम्मी, मैं तो मामा की शादी पर बहुत सारे कपड़े बनाऊंगी। राखी दीदी हंसते हुए कहने लगी, हाँ हाँ श्रेया, आखिरकार मेरे इकलौते भाई की शादी है। शादी तो खूब धूमधाम से होगी। उन्होंने अभिजीत को आशीर्वाद दिया और बताया कि मैंने पंडित जी से कहा है कि वो बात आगे चलाएं। वो बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है और हमारे ही मोहल्ले की है। पंडित जी बता रहे थे कि उस लड़की के माता पिता भी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़की बहुत सुशील और संस्कारी है। मुझे तो बस ऐसी ही भाभी चाहिए जिसे हर चीज का तौर तरीका आता हो, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो। अभिजीत ने राखी दीदी के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी दीदी, जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अगले दिन जब पंडित जी आए तो वो बहुत ही खुश थे, जिससे राखी दीदी को भी अंदाजा हो गया था कि बात बन गई है। अगले दिन राखी दीदी और उनकी बेटी मुझे देखने के लिए आई तो मैं नजरें झुकाकर बहुत ही इज्जत के साथ बैठी हुई थी। मेरी नंद ने मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। इस तरह मैं आगे वाली गली से शादी करके पीछे वाली गली के अभिजीत शुक्ला के घर आ गई थी। शादी की पहली सुबह ही अभिजीत मुझे कमरे में अकेला छोड़कर अपनी दीदी के घुटने से लगकर बैठ गए थे। कितनी ही देर में कमरे में अभिजीत का इंतजार करती रही। उनकी भांजी श्रिया कमरे में मेरे पास आई। कभी वो मेरी चूड़ियों को टच करती तो कभी कहती कि मामी आप कितनी सुंदर हो। मुझे उसकी बातों से नफरत हो रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था अपने पति पर कि भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह छोड़ जाता है। ऊपर से ये लड़की मुझे तंग कर रही है। शादी के एक हफ्ते बाद मैंने और अभिजीत ने प्लान किया था कि हम खाना खाने बाहर जाएंगे। तैयार होते समय अभिजीत कहने लगे, अदिति तुम यहीं रुको, मैं अभी दीदी से परमिशन लेकर आता हूँ। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि इजाज़त तो ऐसे ले रहे हैं जैसे दूध पीते बच्चे हों। राखी दीदी ने कहा कि अच्छा अच्छा, तुम लोग आराम से जाओ और खूब एंजॉय करना। अभिजीत की नज़र जैसे ही अपनी भांजी पर गई, उन्होंने कहा, दीदी आप श्रेया को तैयार कर दीजिए, श्रेया भी हमारे साथ जाएगी। दीदी ने मना भी किया, लेकिन अभिजीत कहने लगे कि नहीं, हमारी गुड़िया वैसे भी कहीं नहीं जाती, सारा दिन भर यहीं रहती है। मामी तो उसकी फेवरेट बन गई है, अब वो मामी के साथ ही जाया करेगी। भेज दीजिए ना दीदी श्रेया को, इसके जाने से अदिति का भी दिल लगा रहेगा। श्रेया खुश हो गई और कहने लगी, मामा जी मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। उसके बाद वो अपने मामा के साथ कमरे में आई। अभिजीत ने मुझे बताया कि श्रेया भी हमारे साथ जा रही है। ये सुनते ही मेरा खून खौल गया था कि अब ये पूंछ हम दोनों पति पत्नी के साथ हर जगह लटक कर जाएगी। मैं कुछ कहती लेकिन कह नहीं पाई थी। मैंने खुद पर काबू पा लिया था।
हम लोग जब डिनर पर गए तो मैं वहाँ खुश नहीं थी, बस खामोश बैठी हुई थी। मैंने नोटिस किया कि अभिजीत को मेरी खामोशी नज़र भी नहीं आ रही थी। वो मुझसे ज़्यादा अपनी भांजी का ख्याल रख रहे थे। अभिजीत ने लौटते समय अपनी दीदी के लिए भी खाना पैक करवा लिया था। घर आते ही अभिजीत सीधा अपनी बहन के कमरे में गए। उनको वहां जाते हुए देखकर मैंने कहा, अभिजीत, अब आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहने लगे कि दीदी के लिए खाना लेकर आया हूँ ना, बस वही देने जा रहा हूँ। मैंने कहा, उनकी बेटी भी हमारे साथ गई थी ना, तो इसको दे दीजिए, ये दे देगी, आपको जाने की क्या ज़रूरत है? उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार दीदी को बता देता हूँ कि हम लोग आ गए हैं, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। अभिजीत तो चले गए और मैं जल भुनकर कमरे में चली गई। अभिजीत को अपनी बहन के पास गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। एक तो उनकी चमचागिरी खत्म नहीं होती थी। अगर वो अपनी बहन और भांजी के लिए इतने ही दीवाने हैं, तो मुझसे शादी क्यों की थी? मेरे अंदर जलन उभरने लगी थी। जब अभिजीत कमरे में आए तो मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। वो कहने लगे कि अदिति, सो गई हो क्या? मैंने कहा, सोई नहीं तो क्या करूं? आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। डिनर पर आपने अपना सारा टाइम श्रेया को दिया और घर आने के बाद दीदी के पास चले गए, और जब नींद आने लगी तो उठकर कमरे में आ गए। वो कहने लगे, अदिति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी बहन और भांजी हैं, उनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मेरी दीदी, माता पिता, मेरे भाई बहन सब कुछ है। मैं उकताकर बोली, तो जाइए ना, उन्हीं के पास जाकर सो जाइए। अभिजीत बोले, अदिति, तुम बेवजह बात का इशू बना रही हो। मैं तो बस ये देखने गया था कि दीदी सो चुकी हैं या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मुझे कभी कभी देर सवेर हो जाती है तो दीदी बहुत परेशान हो जाया करती हैं। मुझे आदत है कि घर में दाखिल होने के बाद मैं सबसे पहले दीदी से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता हूँ, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। मैं करवट लेकर दूसरी साइड पर मुंह करते हुए बोली, अभिजीत, बस कीजिए, मुझे नींद आ रही है। मैं और बहस नहीं करना चाहती। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी नंद ने नई फरमाइश शुरू कर दी। मेरी नंद को मेरे रसोई में जाने की खुशी इतनी थी कि उन्होंने मुझसे खूब ढेर सारी खीर बनवाई और पूरे मोहल्ले में भंडारा किया। उनके मुताबिक ये उनके परिवार की रस्म थी, जिसमें शादी के फौरन बाद ही नई दुल्हन को पहली रसोई में खीर बनानी होती है और उसका भंडारा किया जाता है। खुद तो वो घुटनों के दर्द की वजह से ज्यादातर कुर्सी पर बैठकर मुझे हुक्म दे रही थी। जैसे तैसे करके जब मैं खीर बनाकर फ्री हुई तो कहने लगी, अदिति, मुझे टेस्ट तो करवाओ, खीर कैसी बनी है? उनकी बेटी भी मेरे करीब आ गई और कहने लगी, मैं भी आज मामी के हाथों की बनी खीर खूब पेट भरकर खाऊंगी। मुझे उन दोनों माँ बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने खीर की खूब तारीफ की थी, और जब भंडारा हुआ तो तब भी हर कोई खीर की ही तारीफ कर रहा था, और तारीफ सुनकर मेरी नंद बहुत खुश हो रही थी। बार बार हर किसी से कह रही थी कि खीर अच्छी क्यों नहीं होगी, आखिर मेरी भाभी ने जो बनाई है। बस तब से ही राखी दीदी ने कहा कि अदिति, बस, बहुत सालों से इस घर की रसोई मेरे हाथ में है। अब मैं चाहती हूँ कि इस घर की रसोई ही नहीं, बल्कि घर की हर जिम्मेदारी तुम अपने हाथ में ले लो और मुझे फ्री कर दो। मैं उनकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि उनका मतलब है कि अब घर के सारे काम मैं ही करूं, वो कुछ नहीं करेंगी। इसका मतलब मुझे फ्री की नौकरानी बना दिया गया था। कितनी गर्मी में घर के सारे काम अब मैं खुद ही करने लगी थी। वो दोनों माँ बेटी तो बस मुझे देख देख कर खुश होती रहती थी। मैं अकेली सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती थी, और मेरी नंद या तो गली मोहल्ले की औरतों से मिलने के लिए निकल जाती थी और काफ़ी काफ़ी देर तक घर से बाहर रहती थी, या फिर अपनी बेटी के साथ बैठी बातें करती रहती थी और मुझे काम करते हुए टोकती रहती थी। मैं तो घर के काम कर करके तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि ये सब छोड़ छाड़ कर एक लंबे समय के लिए अपने मायके चली जाऊं, पर क्या करती, मेरा मायका भी करीब ही था और वहां तो बेहिसाब शोर था, जिससे मुझे अब छुटकारा मिला था। अगर मुझे कभी अपने माता पिता के घर ही जाना होता तो अभिजीत सुबह ऑफिस जाते हुए मुझे मायके छोड़ जाते थे और शाम को वापसी पर ले आते थे। इस तरह मुझे कुछ घंटे सुकून के मिल जाते थे। शुरू से ही मुझे इतना काम करने की आदत नहीं थी, तो मैं काम से कतराया करती थी। 1-2 बार तो मैंने अभिजीत से शिकायत की, तो वो बोले कि ठीक है अदिति, मैं दीदी से बात करता हूँ, सफाई वगैरह के लिए नौकरानी रख लेते हैं, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। मैं बोली, लेकिन अभिजीत, मुझे नहीं लगता कि दीदी मानेंगी। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं दीदी से बात करता हूँ ना,
और अगर वो नहीं मानी तो मैं उनसे कहूँगा कि वो तुम्हारे साथ काम में हेल्प करवा दिया करें। अभिजीत अपनी बहन के कमरे में जाने के लिए पलटे तो मैंने बाजू से पकड़कर अभिजीत को रोक लिया और कहा, अभिजीत, दीदी को बिल्कुल भी शक न हो कि मैंने आपसे नौकरानी वाली बात कही है, वरना आपके जाने के बाद मुझे उनसे हजारों बातें सुननी पड़ेंगी। अभिजीत सर हिलाते हुए चले गए। जब अभिजीत दीदी के कमरे में गए तो वो अपनी बेटी की चोटी करने में बिजी थी। अभिजीत उनके पास जाकर नरमी से बैठे और बड़ी मोहब्बत से श्रेया को अपनी गोद में बिठाकर दीदी की तरफ देखने लगे, जहां पर उन्हें अकेलेपन के एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। जैसे ही दीदी ने उनसे पूछा, बताओ क्या बात करनी है मेरे भाई? अभिजीत ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि जी दीदी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। राखी दीदी ने दिलचस्पी से अभिजीत की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ बताओ। दीदी, वो मैं कह रहा था कि क्यों ना हम घर की साफ सफाई के लिए एक नौकरानी रख लें। घर के इतने सारे काम होते हैं, अदिति अकेले सारे काम करके थक जाती है। दीदी बोली, देखो अभिजीत, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी फैमिली तो नहीं है, बस हम 4 लोग ही तो हैं। मैं भी तो शुरू से घर के सारे काम खुद करती आ रही हूँ, और फिर तुम्हारा बजट भी तो इतना नहीं है कि तुम एक नौकरानी रख सको। जितनी तुम्हारी सैलरी है उससे तो सिर्फ घर के खर्चे ही पूरे होते हैं। अभी तो मेरी श्रेया भी स्कूल नहीं जाती, जब जाने लगेगी तो ये खर्च इसकी पढ़ाई का भी होगा। अभिजीत ने कहा कि दीदी, घर के खर्चों के साथ साथ आपने सेविंग्स भी तो की है, आखिर वो किस दिन काम आएंगी? दीदी कहने लगी, अभिजीत, सेविंग मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए रखी है। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी और खर्च तुम्हारी सैलरी से ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर तुम ये सब कुछ कैसे मैनेज करोगे? मैं तो बस यही सोचकर तुमसे कह रही थी, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए फिक्रमंद हूँ। और रही घर के कामों की बात, तो मैं हूं ना, मैं अदिति का घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी। तुम तो जानते हो, अब मेरे शरीर में इतनी जान नहीं रही। मेरे ससुराल वालों ने मुझे इतना मारा पीटा था कि उसकी तकलीफ आज भी मेरे शरीर में जिंदा है, और उन तकलीफों ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं अदिति को घर का सारा काम अकेले नहीं करने दूंगी। दीदी की बात सुनकर अभिजीत सहमत हो गए थे। जैसे ही वो कमरे में वापस आए, मैं जल्दी से बोली, क्या कहा दीदी ने आपकी? मुझे नौकरानी रखकर दे रहे हैं ना? अभिजीत बोले, देखो अदिति, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या ठीक कह रही हैं? यही कि हमारी छोटी सी तो फैमिली है और घर के काम होते ही कितने हैं, तुम और दीदी मिलकर कर लिया करो। अगर हमने ऐसे फिजूल खर्ची की और नौकरानी रखी तो जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी जाती रहेगी। मैं अपने दोनों हाथ बांधे बोली, मुझे तो पहले ही पता था कि आप अब अपनी दीदी की बातों में आकर यही फैसला करेंगे। मेरी तो आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है। अभिजीत बोले, अदिति, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो दीदी कह रही हैं वो भी तो गलत नहीं है। तुम बेवजह ही गुस्सा कर रही हो। मैं गुस्से से किचन में चली गई। नौकरानी तो नहीं आई, लेकिन दीदी ने घर के कामों में मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी थी, बल्कि ज़्यादातर काम मैं अब राखी दीदी से ही करवाती थी। अभिजीत के आने का टाइम होता तो मैं खुद को किसी न किसी काम में बिजी कर लेती थी। मुझे देखकर अभिजीत यही समझते थे कि घर का सारा बाकी का काम मैं ही करती हूँ। एक दिन तो उनके ऑफिस चले जाने के बाद मैं सर दर्द का बहाना करके लेट गई थी और घर का सारा काम दीदी ने ही किया था। मैं शाम को उठी थी। दीदी श्रेया को पढ़ा रही थी। मुझे देखकर बोली, अब तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? ठीक हो ना तुम? मैं अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली कि जी दीदी, पहले से तो कुछ बेहतर है। दीदी बोली कि अच्छा तुम आराम करो, अभिजीत आएगा तो मैं उसे कहूँगी कि तुम्हें डॉक्टर से चेक करवा लाए। मैं श्रेया को पढ़ा दूँ, उसके बाद खाना बनाने रख दूंगी। मैं बोली, अरे नहीं दीदी, इतनी गर्मी हो रही है, आप किचन में खाना बनाएंगी, मैं बना लेती हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो थोड़ी देर के बाद श्रेया को लेकर पड़ोस वाली रुचि भाभी के घर चली गई और मैं किचन में खाना बनाने लगी। अभिजीत ऑफिस से आते ही सीधा पानी पीने के लिए किचन में आ गए। खाना बनाते हुए मेरे कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। मुझे देखकर वो बोले, आज मेरी पत्नी खाना बना रही है? मैंने कहा, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अभिजीत कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम बाहर आ जाओ, देखो कितनी पसीने से भीगी हुई हो। श्रेया और दीदी कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रही? मैंने कहा, पता नहीं, कहीं गई होंगी दोनों माँ बेटी, किसी के घर पर। वैसे भी दीदी को काम ही क्या है। इतना कहकर अचानक मुझे चक्कर आ गया। इससे पहले कि मैं गिरती, अभिजीत ने मुझे थाम लिया और कहने लगे, अदिति क्या हुआ?
तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? मैंने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं, सुबह से मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभिजीत बोले, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे एक कॉल ही कर देनी थी, मैं आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैंने कहा, दीदी ने कहा था कि शाम को जब अभिजीत घर आएगा तो वही तुम्हें डॉक्टर के लेकर जाएगा। मैंने इसीलिए आपको कॉल नहीं की कि कहीं दीदी नाराज ना हो जाए। अभिजीत बोले, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। चलो अब ये सब छोड़ो, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं बोली, अभिजीत मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ज़रूरत है, बस तुम जल्दी से चेंज करो। अभिजीत दीदी को बताए बिना ही मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खबर सुनाई, उसे सुनते ही अभिजीत खुशी से पागल हो रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़कर बोले कि आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। हम लोग घर वापस आ गए तो दीदी आंगन में कुर्सी डालकर बैठी हुई थी। हमें देखते ही उठ के खड़ी हुई और कहने लगी, अरे तुम लोग कहाँ चले गए थे मुझे बताए बिना? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अभिजीत बोले, आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि अदिति की तबीयत ठीक नहीं है? वो इतनी गर्मी में किचन में खाना बना रही थी, उसे चक्कर आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय घर में मैं मौजूद था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये तो अच्छा हुआ कि नुकसान होने से बच गया। दीदी कुछ बोलने ही जा रही थी, मैं उनकी बात काटते हुए बोली, दीदी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप बुआ बनने वाली हैं। दीदी तो बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे खुशी के मारे गले से लगा लिया। फिर बोली, तुम बैठो, मैं अभी मिठाई लेकर आती हूँ। अभिजीत ने दीदी से कहा, दीदी अब एक बात का ध्यान रखना, डॉक्टर ने अदिति को बेड रेस्ट बोला है, अब इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। दीदी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं खूब अच्छे से इसका ख्याल रखूंगी। मुझे तो बस उस दिन का इंतज़ार रहेगा जब मैं अपने भाई की औलाद को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अच्छा तुम अदिति को कमरे में लेकर जाओ, ये थोड़ा आराम कर ले, मैं अभी मिठाई लेकर मोहल्ले में बांट देती हूँ। और श्रिया बेटा, अब तुम अपनी मामी को ज़रा भी तंग मत करना, तुम दोनों जाओ, मैं तुम लोगों का खाना कमरे में ही लेकर आ जाऊंगी। और अदिति तुम मेरी एक बात सुनो, खबरदार अगर तुम अपने कमरे से बाहर भी आई तो जितना हो सके उतना आराम करो। अभिजीत मुझे लेकर कमरे में चले गए थे। वो मुझे बेड पर बिठाते हुए बोले, अब मैं तुम्हें किचन में बिल्कुल न देखूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत के मामले में थोड़ी भी लापरवाही बरतो। दीदी है ना, वो खुद ही सब देख लेंगी। तुम बस अपना और अपने आने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखो, यही तुम्हारा काम है। मैं नखरे दिखाते हुए बोली कि अच्छा जी, अब क्या मैं बिस्तर से ही लग जाऊं? ऊपर के छोटे मोटे काम करने में आखिर क्या बुराई है? दीदी बेचारी अकेले थक जाएंगी और वैसे भी उनके पास एक छोटी बच्ची भी है, उसके भी बहुत काम होते हैं। दीदी को वैसे भी ज़्यादा काम करने की आदत नहीं है, सारा दिन मैं ही तो घर को संभालती हूँ। अभिजीत बोले, अच्छा तुम ये सब छोड़ो और बताओ क्या खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए बाहर से लेकर आता हूँ। मैं मुंह बनाते हुए बोली, वैसे तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, बस कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। अभिजीत मुझे लिटाते हुए बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। शुरू के 2-4 दिन तो मैंने काम को हाथ तक नहीं लगाया था। मेरी नंद ही खाने से लेकर सफाई तक सब खुद ही करती थी। मैं बहुत खुश थी कि चलो माँ बनने के बहाने ही काम से तो जान छूटी, वरना तो ये मुझसे कोई ना कोई काम करवाती रहती। मैं रोज़ रोज़ के कामों से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि मुंह पर ही जवाब दे डालूं, लेकिन अपने पति की वजह से मजबूर थी। महीने की सैलरी भी जब अभिजीत को ऑफिस से मिलती तो वो थोड़ा बहुत जेब खर्च निकाल कर तो वो थोड़ा बहुत जेब खर्च निकालकर अपनी सारी की सारी सैलरी राखी दीदी के हाथ पर रखते थे और ये बात मुझे बेचैनी से चुभती थी। आखिरकार दीदी का इन पैसों पर क्या हक था? वो इस घर की बेटी थी, इस घर की मालकिन तो नहीं थी। ये सब कुछ मुझे किसी भी तौर पर मंजूर नहीं हो रहा था कि अभिजीत अपनी सैलरी अपनी बहन को क्यों देते हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने पति के आगे हाथ फैलाऊं। अब मैं इस घर में हुकूमत करना चाहती थी और अपनी नंद और उसकी बेटी को घर से निकालना चाहती थी, क्योंकि वो इस घर की सदस्य नहीं थी। वो या तो इस घर से निकल जाएं या फिर किसी से शादी करके अपना घर बसा लें। इस घर पर और अपने पति की सैलरी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। इस महीने भी हमेशा की तरह अभिजीत ने अपनी सैलरी लाकर मेरे पास बैठी दीदी के हाथ में रख दी थी। दीदी मेरी तरफ देखने लगी, शायद वो मेरे दिल की बात समझ गई थी, इसलिए बोली कि अभिजीत, अब तुम अपनी ये जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर डालो। वैसे भी अब इस घर की मालकिन तुम्हारी पत्नी है,
मुझसे तो ये सारी जिम्मेदारी अब उठाई नहीं जाती। अपनी सैलरी अदिति को दे दो, वो अपने हिसाब से ये घर चलाएगी। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुई थी कि दीदी ने तो मेरे दिल की बात ही कह दी, मगर साथ ही मेरे पति बोले, नहीं दीदी, हमेशा की तरह आप ही इस घर की मालकिन और बड़ी रहेंगी। शुरू से लेकर अब तक आपने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी संभालती रहेंगी। इसलिए इस घर की व्यवस्था जैसे पहले से चलती आ रही है, वैसे ही आगे भी चलने दीजिए। और वैसे भी अदिति को जो चीज़ चाहिए होती है मैं उसे लाकर देता हूँ, तो उसे इन पैसों की क्या ज़रूरत? इन्हें अपने पास रखिए। मैं गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिजीत मुझे गुस्से से कमरे में जाता हुआ देखकर मेरे पीछे ही आ गए। वो मेरे करीब आकर बोले, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों उठकर आ गई हो? आखिर तुम्हें किस बात पर गुस्सा है? मैं चिढ़कर बोली, मुझे किस बात पर गुस्सा आना चाहिए? इस बात पर कि मैं इस घर को चलाने के काबिल नहीं हूँ, या फिर इस बात पर कि मैं आपकी सैलरी की हकदार नहीं हूँ? एक पत्नी का अपने पति की कमाई पर सबसे ज्यादा हक होता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे आपकी कमाई पर तो मेरा कोई हक ही नहीं है। इसलिए तो आपने अपनी बहन को मुझे यह हक देने से रोक दिया। अभिजीत मुझे सोफे पर बिठाते हुए बोले, देखो, ये घर शुरू से ही दीदी चलाती रही हैं। उन्हें घर के खर्चे का बखूबी अंदाज़ा है और वो ये सब अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ और दीदी का भी इकलौता सहारा हूँ। मेरी कमाई पर जितना हक तुम्हारा है, उतना ही दीदी का भी है, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज एक अच्छी जॉब पर तैनात हूँ। मेरे माता पिता तो पहले ही नहीं थे। अगर दीदी भी नहीं होती तो शायद मैं सड़कों की खाक छान रहा होता। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हें जो चाहिए होता है वो मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे किसी काम से इनकार नहीं किया है। अच्छा, आज हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं और साथ में शॉपिंग भी करेंगे। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही मेरा मूड एकदम से बदल गया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैं तो उठकर जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई थी। एक दिन मैंने अपनी सभी मायके वालों को खाने पर इनवाइट किया था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी तब से वो लोग मेरे घर नहीं आए थे और अब पहली बार मेरे घर आ रहे थे। मैं चाहती थी कि उनकी खातिर में किसी तरह की कोई कमी न रहे। मैंने राखी दीदी को कुछ सामान की लिस्ट बनाकर दी थी और कहा था कि दीदी, आप ही मुझे सारा सामान बाजार से लाकर दे दीजिए। श्रेया को मैंने घर में ही रोक लिया था और सोचा था कि दीदी के जाने के बाद श्रेया से घर का काम लूंगी। वैसे भी सारा दिन इधर उधर खेलती फिरती है, किसी काम की नहीं है। दीदी सामान की लिस्ट लेकर घर से निकल गईं, लेकिन जब बाजार से वापस आईं तो दीदी का चेहरा उतरा हुआ था। वो गुस्से से सामान पटकते हुए बोली, एक तो ये दुकान वालों ने इतनी महंगाई कर रखी है, समझ नहीं आता कि इंसान आखिर क्या खरीदे और क्या नहीं। वो मुझे आवाज़ देते हुए बोली, अदिति, मैं ये सामान लेकर आ गई हूँ। जब मैंने सामान चेक किया तो मैं बोली, दीदी, इसमें तो पूरा सामान ही नहीं। मैंने जो चीज़ें आपको लिख कर दी थी उनमें से कुछ चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। दीदी गुस्से से बोली, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अभिजीत मुझे कोई लाखों रुपए तो देता नहीं है कि मैं पैसों को कागजों की तरह उड़ाती फिरूं। जो लाकर दिया है उसी में गुजारा कर लो। मैंने कहा, दीदी, आज पहली बार मेरे घर वाले यहाँ आ रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी चीज़ की कोई कमी हो। दीदी बोली, हाँ, तो घर में सभी कुछ तो है। जो सामान है उसके मुताबिक खाना आराम से बन सकता है। अदिति, हमें अपनी औकात के मुताबिक पाँव फैलाने चाहिए। अगर हम अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा करेंगे तो बाद में हमारे लिए ही मुश्किल पैदा होगी। मैं बोली, बस कीजिए दीदी, मुझे लगता है मेरे घर वालों का यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा, तो ठीक है, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। दीदी कहने लगी, अदिति, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो कुछ घर में है उसी से कुछ ठीक सा खाना बना लो। मैंने कहा, आप होती कौन है मुझे फैसला सुनाने वाली? ये घर मेरा है और मैं इस घर में अपने हिसाब से चलूंगी। आपकी शादी करवाई थी ना, तो शादी निभाई नहीं गई और बैठ गई मायके में अपने भाई की कमाई को बर्बाद करने। साथ में अपनी बेटी को भी ले आई और अब मुझे समझाने चली हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दीदी हैरानी से मुझे देखने लगी। अभी वो कुछ कहती, मैंने वो सामान उठाया और किचन में चली गई। मुझे उन पर आज बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ, अभिजीत के आते ही मैंने आंसू बहाना शुरू कर दिए और उनसे कहा, अभिजीत, देखना, मेरी शादी के बाद आज पहली बार मेरी फैमिली यहाँ आ रही है। मैंने दीदी को सामान की लिस्ट बनाकर दी थी, जिसमें कुछ सामान वो लेकर आई हैं और बाकी उन्होंने लाने से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए कि मैं किससे कहूँ? ऊपर से दीदी मेरे साथ बदतमीजी भी कर रही थी। कह रही थी कि जब से तुम इस घर में आई हो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने लगी हो।
आप बताइए कि मेरी फैमिली पहली बार यहाँ आ रही है। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ, तो मेरे साथ-साथ आपकी भी तो इंसल्ट होगी ना? मेरी बात सुनकर तो अभिजीत गुस्से से भर गए थे और दीदी के कमरे में चले गए। दीदी अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी क्योंकि मेरी बात उनके दिल को खोखला कर गई थी। मैं दोनों भाई-बहन के बीच फूट डाल चुकी थी। अब मैं कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगी। अभिजीत दीदी से कह रहे थे, दीदी, क्या मैं अपनी सैलरी लाकर इसीलिए आपके हाथ पर रखता हूँ कि आप मेरी पत्नी के खर्चे पूरे न करें? अदिति ने आपको लिस्ट बनाकर दी थी, वो सामान आपको लाकर देना चाहिए था। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ऊपर से आप मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी भी कर रही थी। दीदी कहने लगी कि तुम अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास कर रहे हो। मैंने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, उल्टा वही मेरे साथ बदतमीजी करके गई है। और जिसको सोचना है सोचे। रही तुम्हारी सैलरी की बात, तो वो अपनी पत्नी को ही दिया करो, ताकि वो अपने मायके वालों को हर दिन खाने पर बुलाती रहे। अभिजीत बोले, दीदी, आपने ये उल्टी बातें करनी कब से शुरू कर दी हैं? दीदी रोते हुए कहने लगी, जब से तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए हैं, तब से। अभिजीत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, फिक्रमंद रहती हूँ, इसलिए इतना सोच समझ कर चलती हूँ। वरना अगर बेवजह पैसे उड़ाने लगी तो जितनी तुम्हारी सैलरी है, इसमें तो सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरेगा। उस दिन भाई बहन में खूब बहस हुई थी। जब मेरे घर वाले आए तो दीदी ने उनसे भी ठीक तरह से बात नहीं की थी। इस बात की वजह से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। अभिजीत मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि मैं घर का कोई भी काम न करूं और प्रॉपर बेड रेस्ट करूं। अभिजीत मुझ पर गुस्सा थे कि मैं लापरवाह हूँ। उन्होंने मुझे सख्ती से वार्न कर दिया था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी तबीयत बिगड़ने के कुछ दिन बाद मेरी नंद की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, क्योंकि भाई और भाभी की बदतमीजी ने उनको इतनी तकलीफ दी थी कि वो गम में डूबी रहती थी और अब उनको इस घर में रहना शर्मिंदगी लगने लगा था। वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और अपनी बेटी को भी अपने साथ ही रखती थी। घर का कोई भी काम नहीं करती थी। मैं भी सारा दिन अपने कमरे में लेटी रहती थी, लेकिन जैसे ही अभिजीत के आने का टाइम होता तो मैं काम में लग जाती थी और रोज़ बीमार होने के नए नए बहाने ढूंढती रहती थी। अभिजीत मेरी बातों को सच समझते थे और रोज़ाना अपनी बहन से लड़ते थे कि दीदी, आप अच्छे से जानती हैं अदिति की तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ तो ख्याल किया कीजिए उसका, वो हर समय कामों में लगी रहती है। दीदी सिर्फ अपने भाई की इन गुस्से भरी बातों को सुनकर रोती रहती थी। साथ ही घर का एक दो काम भी कर लिया करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उन्होंने अभिजीत से कहा कि मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। मैं सोच रही थी कि तुमसे कहूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। न जाने मेरे घुटनों में दर्द क्यों शुरू हो गया। अपने आने वाले बच्चे की मोहब्बत के आगे अभिजीत के लिए हर रिश्ता बेमतलब हो गया था। अब तो वो छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने लगे थे और मैं भी दीदी को जलील करवाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। पहले जो अभिजीत अपनी बहन से पूछे बिना कोई कदम नहीं उठाते थे, अब वो हर काम मुझसे पूछ कर करते थे। महीने के खर्च, ऑफिस से सैलरी मिलती तो वो भी लाकर मेरे हाथ पर रखते थे। मैंने अभिजीत को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। एक दिन जब मैं और अभिजीत सुबह के समय नाश्ता कर रहे थे, तो दीदी अपने कमरे से निकली। दोनों घुटनों पर हाथ रखे वो झुककर चल रही थी और चलते चलते एकदम से वो जमीन पर गिर पड़ी। अभिजीत ने मुंह में डालते हुए निवाला ही फेंका और जल्दी से दीदी को उठकर कमरे में ले गया। मुझसे कहने लगे कि दीदी के पास रुको, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हर समय उनके घुटनों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख कर दी जो कि बहुत महंगी थी। अभिजीत मेरे पास आए और बोले कि दीदी की दवाइयों के लिए कुछ पैसे चाहिए। मैंने कहा, अब जो कि महीने के बीच का समय चल रहा है, इसलिए मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो सब पैसे लगा चुकी। अभिजीत बोले, क्या तुमने एक महीने की सैलरी 15 दिन में उड़ा दी? यार, ऐसे कैसे चलेगा? चलो ठीक है, मैं बैंक से निकलवा कर दीदी की मेडिसिन ले आता हूँ। अब ये दवाइयाँ तो हर हफ्ते लाना ज़रूरी है। मैंने कहा, अभिजीत, अगर दवाइयों पर हर महीने इतने पैसे खर्च होते रहेंगे तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? और अब तो कुछ ही महीने में हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। उसके आने के बाद तो खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभिजीत कहने लगे कि मैं नहीं जानता, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बात की बात बाद में देखी जाएगी। दीदी हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती थी
और उनकी बेटी को भी अब कोई खाना देने वाला नहीं था। वो बार बार अपनी माँ से खाना मांगती रहती थी। दीदी हिम्मत करके कभी उसे खाना दे देती तो कभी नहीं दे पाती थी। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसे हमेशा डांट देती थी। अब तो मैं दीदी को ताने देने लगी थी, क्योंकि वो हमारे लिए बोझ बन गई थी और ऊपर से दवाइयों का इतना खर्चा। मैंने अपने पति को अपनी नंद के खिलाफ कर दिया। अब तो अभिजीत का ये हाल था कि वो आते जाते दीदी को नजर भर के भी नहीं देखते थे। एक दिन मेरी नंद तो मुझसे बोली, अदिति, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। इस दुनिया में मेरा और मेरी बेटी का अभिजीत के अलावा कोई भी सहारा नहीं है। तुम मेरे भाई को मुझसे दूर कर रही हो, ऊपर वाले से डरो। दीदी की ये कड़वी और जहरीली बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने दीदी को बहुत गालियां दी थी और फैसला कर लिया था कि अब तो उनको उनकी बेटी के साथ इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक दिन शाम के समय मैंने अपनी तबीयत के बिगड़ जाने का बहाना किया। अभिजीत बोले, ये सब कैसे हुआ? तो मैंने कहा कि आज फिर दीदी जमीन पर गिर गई थी। मैंने सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटाया तो न जाने अचानक मुझे क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई। मैं इतना कहकर आंसुओं के साथ रोने लगी। अभिजीत, आपको तो पता है, दीदी मुझे कह रही थी कि मैं तबीयत खराब होने के बहाने करती हूँ। मैंने दीदी से कहा भी था कि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा वज़न उठाने से मना किया है। इसके बावजूद दीदी बोली, मुझे उठाने से तुम्हारा बच्चा थोड़ी मर जाएगा। ये सुनकर तो अभिजीत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और बोले, अदिति, आज के बाद तुम दीदी का कोई काम नहीं करोगी, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, तुम उनके नज़दीक भी नहीं जाओगी। मैं बड़ी मक्कारी से अपने आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा दी थी। अब से मेरा सिर्फ एक ही मिशन था, वो ये था कि अपनी नंद और उसकी बेटी को किसी अनाथ आश्रम भेज दूंगी। मगर ये बात मैं अभिजीत से डायरेक्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बातों ही बातों में अभिजीत को इशारा दिया कि अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि दीदी को संभाल सकूं और उनकी बेटी के भी सारे काम कर सकूं। एक अनाथ आश्रम है जहाँ बच्चों की परवरिश भी ठीक से हो जाती है और लवारिस औरत या आदमी को भी सहारा दे दिया जाता है। वहाँ ऐसे लोगों की देखभाल भी अच्छी होती है। क्यों ना आप दीदी और श्रिया को वहाँ छोड़ आएं, और इस तरह वहाँ पर उनका दिल भी लगा रहेगा और जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तो हम उनको वापस घर ले आएंगे। अभिजीत कहने लगे, अदिति, क्या दीदी वहाँ पर जाने के लिए मानेंगी? मैंने कहा, क्यों नहीं, आप उनसे बात करना, कहना कि अदिति की डिलीवरी के बाद हम आपको घर ले आएंगे। आप उन्हें ज़रा तरीके से समझाना, वो आपकी बात ज़रूर समझ जाएंगी। अभिजीत बोले, अच्छा ठीक है, अब तो काफ़ी रात हो चुकी है, मैं सुबह ही दीदी से बात करके उन्हें आश्रम छोड़ आऊँगा। सुबह होते ही अभिजीत अपनी दीदी के कमरे में गए तो वो अभी सोकर उठी ही थी। अभिजीत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दीदी से किस तरह बात करें। अभिजीत को देखकर दीदी कहने लगी कि मुझसे कोई बात करना चाहते हो? अभिजीत खामोश रहे तो दीदी बोली, मुझे लगता है तुम किसी उलझन में हो, बताओ आखिर बात क्या है? उन्होंने कहा कि दीदी, आपको तो पता है कि अदिति की प्रेगनेंसी के आखिरी के दिन चल रहे हैं और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि वो कोई भी वजनदार चीज़ उठाने का काम नहीं करेगी। सारा दिन घर में उसके अलावा और कोई तो होता ही नहीं है जो आपकी देखभाल कर सके, और श्रिया के भी बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपको आश्रम छोड़ दूं। ये सुनकर दीदी के चेहरे के एक्सप्रेशन दुख में बदल गए। अभिजीत बोले, दीदी आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही अदिति की डिलीवरी हो जाएगी मैं आपको वापस ले आऊँगा। इस समय मेरे पति की बहन का दिल गम से भरा हुआ था। एक बहन का अपने भाई पर बहुत मान था, वो उस दिन पूरी तरह से टूट चुका था। दीदी कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे और मेरी बेटी को कभी यहाँ पर मत लाना, लेकिन तुम वहाँ हमसे ज़रूर मिलने आते रहना, क्योंकि तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। दीदी की इस बात पर अभिजीत का दिल कटकर रह गया था। वो ये सब कुछ नहीं करना चाहते थे। अगर उनकी मजबूरी नहीं होती तो वो कभी भी दीदी को खुद से जुदा नहीं करते। दीदी अभिजीत के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कब जाना है? अभिजीत ने कहा कि अभी। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं श्रिया और अपनी पैकिंग शुरू कर देती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अदिति से बोल देता हूँ। मैंने जल्दी से फटाफट उनके कपड़े और दवाइयाँ पैक कर दी और श्रिया के भी कपड़े और उसके कुछ खिलौने वगैरह पैक कर दिए थे। मैं देख रही थी कि उनकी आंखें बता रही थी कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो अपनी नंद के घर से जाने पर बहुत खुश थी। मैं ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि अब अभिजीत दीदी और उनकी बेटी को आश्रम छोड़ आएंगे और मैं मज़े से घर में अकेली रहूंगी। कुछ दिनों बाद आधी रात को अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई तो अभिजीत मुझे अस्पताल ले गए।
मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां मैंने एक बेटी को जन्म दिया। अभिजीत बहुत खुश थे। उन्होंने पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी। वो मेरे माथे पर प्यार करते हुए बोले कि मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए थैंक यू। मैंने कहा, अच्छा ये बताइए कि हमारी बेटी किस पर गई है? अभिजीत अपना माथा मसलते हुए बोले कि ये तो बिल्कुल अपनी बुआ जैसी लग रही है। मैं जलकर बोली, मेरी बेटी है तो मेरी जैसी ही होगी, किसी दूसरे पर थोड़ी जाएगी। अभिजीत बोले, वो दूसरी नहीं है, वो मेरी बहन है अदिति, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैं बात को बदलते हुए बोली, अच्छा हम घर कब जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि बस अभी थोड़ी देर में, कुछ फॉर्मेलिटी है, मैं वो पूरी करने के बाद अभी आता हूँ। डिलीवरी के बाद जब मैं घर पर आई तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं हवा में खुलकर सांस ले रही हूँ। कोई भी मुझे रोक टोक करने वाला नहीं था। अब इस घर की अकेली मैं मालकिन थी। एक दिन अभिजीत मुझसे बोले, अदिति क्यों न मैं जाकर दीदी और श्रेया को वापस लेकर आता हूँ। अब तो तुम भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। उनका भी तो मन कर रहा होगा कि वो अपनी भतीजी को देखें, उसे अपनी गोद में खिलाएं। मैं बोली, अभिजीत बस कीजिए, अब या तो वो इस घर में रहेंगी या फिर मैं और मेरा बच्चा। अभिजीत मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए बोले, अदिति तुमने तो कहा था कि हम दीदी को तुम्हारी डिलीवरी के बाद घर ले आएंगे। अब तो हमारी बेटी भी 2 महीने की हो चुकी है। वो वहाँ लवारिसों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं और बेचारी श्रेया वो तो मासूम है। मैं बोली, अभिजीत मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर दीदी इस घर में आई तो मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, बल्कि अपनी बेटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अभिजीत गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बंद करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद अभिजीत उदास उदास से रहने लगे। ना तो वो मुझसे सीधे मुंह बात करते थे और ना ही मुझे ज्यादा टाइम देते थे। मैं जानती थी कि ये सब दीदी को घर ना बुलाने की वजह से कर रहे हैं, मगर मैं भी अपनी बात पर अटल थी कि दीदी को तो इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी, और ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। अभिजीत कभी भी मुझे और अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते थे। इसी बात ने मेरे पाँव इस घर में मजबूत किए हुए थे। अब मैं सारा दिन काम करती और साथ में अपनी बेटी को भी संभालती थी। न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी कमर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। पहले पहले तो मुझे लगा कि ये सब डिलीवरी की वजह से है, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर ये दर्द परमानेंट रहने लगा था। इस हल्के हल्के कमर दर्द ने तेजी पकड़ ली थी। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैं वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी जब एकदम से मेरी कमर में तेज का दर्द उठा। संडे का दिन था। अभिजीत कमरे में सो रहे थे। एकदम से वो मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आए। दर्द की वजह से अब तो मेरा खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बोली, अभिजीत मुझे बचा लीजिए, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम हिम्मत से काम लो, 1 मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं कमरे से दिशा को ले आऊँ, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तेज दर्द की वजह से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अभिजीत ने अर्जेंटली वो टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर बाकी थी। मैं दर्द की वजह से तड़प रही थी। अभिजीत मुझे तसल्ली देते हुए बोले, अदिति हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, अभी टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है। कुछ देर के बाद अभिजीत वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट ध्यान से देखते रहे। न जाने क्यों मेरे दिल में हौल उठ रहे थे कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। अभिजीत बोले, डॉक्टर सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा कि कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर अफसोस से मुझे देखने लगे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ चुकी है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, जैसे किसी पत्थर को तोड़ने के लिए थोड़ा मारा जाए तो उसमें दरार पड़ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी में भी ऐसी कंडीशन है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसकी वजह से आप कमर के बल गिरी हैं और आपकी ऐसी हालत हो गई है। मैं बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभिजीत बोले, डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? ये मेडिसिन से ठीक हो जाएंगी? डॉक्टर बोले, नहीं, ये मेडिसिन से भी ठीक नहीं होगा, इसके लिए हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वापसी पर मैं लगातार रो रही थी। अभिजीत मुझे तसल्ली दे रहे थे, मगर इस समय मुझे किसी तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी। मैंने गाड़ी की सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली थी और बोली कि अभिजीत आप जानते हैं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अभिजीत मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैंने दीदी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं हमेशा बेवजह आपको दीदी के खिलाफ भड़काती रही, उनको घर से निकाल कर आश्रम भेज दिया। ये सब मुझे अपने पापों की सज़ा मिल रही है। अभिजीत बोले, तुमने चाहे दीदी के साथ जो भी किया, मगर वो कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं देंगी। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ,
क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भाई की खुशी तुम में है। मैं बोली, अभिजीत मेरी एक बात मानोगे? उन्होंने कहा कि हाँ कहो। अभिजीत, गाड़ी लेकर आश्रम चलिए, दीदी और श्रेया को साथ लेकर आते हैं। मैं उनसे मिलकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हो सकता है ऊपर वाला मेरी मुश्किल आसान कर दे, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में उनके साथ बहुत बुरा किया। मैं दीदी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब हम उनसे मिलने के लिए गए तो वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और श्रेया तो हमें देखते ही लिपट गई थी। शायद हमारी जुदाई ने टाइम से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया था। दीदी को देखते ही मैं उनके गले लगकर खूब रोई और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगी। दिशा को मैंने उनकी गोद में दे दिया। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और श्रेया भी बार बार उसे प्यार कर रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ घर नहीं जाएंगे। हम यहाँ बहुत खुश हैं। घर जाकर मैं तुम दोनों पर और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, दीदी प्लीज़ ऐसा मत कहिए। इसमें अभिजीत का कोई कसूर नहीं है। ये तो आज भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैंने ही इन्हें आपके खिलाफ कर दिया था और गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। मैं दीदी के सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगी। दीदी, इस समय हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं चाहती कि श्रेया का भविष्य भी यहाँ ख़राब हो। आप हमारे साथ चलिए। आपने तो अभिजीत को शुरू से ही अपना भाई नहीं बेटा समझकर पाला है, तो आप हमारी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकती। मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अभिजीत बोले, वैसे भी दीदी, हमारे अलावा अब हमारी बेटी को भी आपकी ज़रूरत है। दीदी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मगर तुम लोगों की वजह से नहीं, सिर्फ अपनी भतीजी की वजह से। इसे देखने के बाद अब मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। दीदी और श्रेया के घर आ जाने के बाद मैं और अभिजीत बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं शर्मिंदा थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद दीदी ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और श्रेया सारा दिन मेरी बेटी को गोद में उठाए घूमती रहती थी। अभिजीत ने दीदी का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराया था, जिसकी वजह से वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। अब मेरा ऑपरेशन हुआ तो दीदी घर के कामों के अलावा मेरे और मेरी बेटी के भी छोटे से छोटे काम अपने हाथों से करती थी। एक दिन मैं दीदी के हाथ थामकर बोली, दीदी बहुत अच्छी हैं आप। शायद मुझे ही आपको समझने में देर हो गई थी। दीदी मेरा चेहरा थपकते हुए बोली, अदिति, ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं। हम चाहे जितना मर्जी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, फिर भी दिल में कोई ना कोई कमी रहती है। अब ये हमारे खुद के हाथ में होता है। या तो इस कमी को बढ़ा दें या फिर इसे ख़त्म कर दें। मैं खुश हूँ कि तुमने इस कमी को ख़त्म कर दिया। मैं बोली, दीदी आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? दीदी कहने लगी कि माफ़ करने के लिए नाराज़गी ज़रूरी होती है, और मैं तो कभी भी तुम लोगों से नाराज़ थी ही नहीं। मुझे बस हमेशा अपनी बेटी की फ़िक्र लगी रहती थी कि न इसके सर पर बाप का साया है और ना ही किसी और का। इसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन तुम लोग हमें घर वापस ले आए और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। थोड़ी देर के बाद दीदी अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोचने लगी कि रिश्तों को समेटना और बिखेरना इंसान के खुद के हाथ में होता है। हम सब लोग अब पूरी एकता और मोहब्बत के साथ इस घर में रहते हैं। हमने श्रेया का एडमिशन भी करवा दिया है। वो स्कूल जाती है और खुश रहती है। दीदी भी हमारे साथ बहुत खुश रहती हैं। ऊपर वाले ने मेरे पति को इतनी तरक्की दिखाई कि अब हमें पैसों की तरफ से कोई परेशानी या कमी महसूस नहीं होती और हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।